नहीं। अब आज हम स्टार्ट करने लगे हैं रिग्रेशन एंड कोरिलेशन चैप्टर नंबर 10 फ्रॉम द बुक ऑफ डॉक्टर शेर मोहम्मद चौधरी एंड डॉक्टर शाहिद कमाल। इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। सबसे पहले रिग्रेशन आता है। अभी तक आपने जितनी टर्म्स पढ़ी हैं ये उनसे डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है। रिग्रेशन हम यूज़ करते हैं जब भी हमने कोई से भी दो वेरिएबल्स की एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस चेक करनी हो। सॉरी, हमने चेक करना हो कि जब एक वेरिएबल दूसरे पे कितना डिपेंड करता है। ठीक हो गया। इसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं, मोर देन टू वेरिएबल्स भी होते हैं, लेकिन इसमें दो वेरिएबल्स हम कंसीडर करेंगे जितना आपके कोर्स में है। सबसे पहले क्या होता है, द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइन इज यूज टू क्वाइट डिफरेंट सेंसेस। इट इन्वेस्टिगेट्स द डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल controversially called dependent variable on one or other variable called independent variable। जिसकी डिपेंडेंस हम चेक करेंगे उसको हम कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, और जिसके ऊपर हम डिपेंडेंस चेक करेंगे उसको हम कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसके लिए हमारे पास कहा जाता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स दो होते हैं। जैसे कि नाम से भी पता लग रहा है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या शो करेगा और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या शो करेगा। हम डिपेंडेंट वेरिएबल की डिपेंडेंस अपॉन दी इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेक करते हैं। इसी को स्टैटिस्टिशियन ने एक इक्वेशन की फॉर्म दी है और उसको हम इनको नाम देते हैं रिग्रेशन रिलेशनशिप का। अच्छा जी, इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसकी वैल्यूज जैसे कि नाम से ज़ाहिर है वो डिपेंड करेंगी अपॉन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यूज होती हैं वो रैंडम होती हैं, जबकि जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसकी फिक्स वैल्यूज होती हैं, यानी उसको हम नॉन रैंडम कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि जब हम इसकी डिपेंडेंस की बात करते हैं तो अगर सिंगल वेरिएबल की बात करेंगे, सिंगल वेरिएबल की डिपेंडेंस की बात करेंगे तो सिंगल वेरिएबल और टू वेरिएबल रिग्रेशन कहेंगे उनको। व्हेन द डिपेंडेंस ऑफ द वेरिएबल और ऑन टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज स्टडीड, इट इज कॉल्ड मल्टीपल रिग्रेशन। लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ टू वेरिएबल्स तक की बात है, इसलिए हम इसको टू वेरिएबल रिग्रेशन भी कहते हैं और सिंपल रिग्रेशन भी कहते हैं, वो डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, सम मोर टर्मिनोलॉजीज जो हैं, द डिपेंडेंट वेरिएबल इज आल्सो कॉल्ड, अब इनके डिफरेंट नाम है, ये आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। डिपेंडेंट वेरिएबल के जो डिफरेंट नाम है, रिग्रेसेंट कहते हैं, प्रेडिक्टेंट, रिस्पांस वेरिएबल, एक्सप्लेन्ड वेरिएबल, वेयर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल और द नॉन रैंडम वेरिएबल इज आल्सो रेफर्ड टू एज द रिग्रेसर, प्रेडिक्टर, रिग्रेशन वेरिएबल और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। अब इनमें हमारे पास दो तरह के रिलेशनशिप पाए जाते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में। एक होता है डिटर्मिनिस्टिक मॉडल रिलेशनशिप और एक होता है प्रोबेबिलिस्टिक रिलेशन या मॉडल। अब डिटर्मिनिस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक रिलेशनशिप ऐसे रिलेशनशिप हैं जो डिटर्मिनिस्टिक, जैसा कि नाम से जाहिर है, इसमें एक एग्जैक्ट रिलेशनशिप पाया जाता है। जैसा कि हमारे पास एक सिंपल सी एग्जाम्पल है, जैसा कि टेम्परेचर सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड में भी होता है, फ़ारेनहाइट में भी होता है, एक एग्जैक्ट फिगर आता है उसका। इसी तरह अगर हमारे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं आता जिसमें एक एरर टर्म इन्वॉल्व हो जाती है, ये एरर टर्म, जैसे मैं आपसे पूछती हूँ आपकी हाइट क्या है, आप कहते हैं जी मेरी हाइट है 5'4", हो सकता है आपकी एग्जैक्ट 5'4" हाइट ना हो, आपकी हो 5'4.34। अब आपने जो 3-4 इग्नोर किया है ना, वो सारा इस तरह के जो एरर्स हैं वो एरर टर्म में जाते हैं। एप्सिलॉन इसको बोलते हैं इन पॉपुलेशन टर्म, और अगर हम सैंपल की बात करें तो इसको हम एरर टर्म कहते हैं। ये एरर टर्म इसी तरह के एरर्स होते हैं जिसको एग्जैक्ट मेजरमेंट्स जो होती हैं हमारे पास, हम उनको कंसीडर नहीं करते, हम राउंड ऑफ कर लेते हैं अपनी मर्जी से। जो एग्जैक्ट रिलेशनशिप होता है जैसे y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, इसमें कोई एरर टर्म नहीं हो, ये आपका डिटर्मिनिस्टिक मॉडल कहलाता है, जिसमें आपके पास कोई भी एरर टर्म इन्वॉल्व हो जाती है, जिसमें थोड़े से भी एरर के चांसेस शामिल हो जाते हैं, उसको हम प्रोबेबिलिस्टिक रिलेशनशिप कहते हैं।
ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद इसका जो रिग्रेशन का आपके पास ग्राफ बनता है उसको हम स्कैटर डायग्राम कहते हैं। स्कैटर डायग्राम कैसा होता है, हमारे पास बहुत तरह के, ये पॉजिटिव एंड लीनियर भी होता है, नेगेटिव एंड लीनियर भी होता है, कर्वे लीनियर भी होता है, एंड देयर इज नो रिलेशनशिप। यहाँ पे हर किस्म की एग्जांपल है। ये आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। ये आपके पास पॉजिटिव साइड पे इसका स्लोप जा रहा है, तो इसका मतलब है अगर एक्स वेरिएबल बढ़ाने से वाई वेरिएबल बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब है आपके पास इसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप है। दोनों, एक बार वेरिएबल बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ा। इसी तरह जब हम ये देखते हैं कि एक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ाने से दूसरा वेरिएबल कम हो जाए, तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। लीनियर किस सेंस में है, ये स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आ गया कर्वेलिनियर। कर्वेलिनियर कैसा होता है, उसमें एक बेंड होता है, कर्व होता है, चाहे वो ये नेगेटिव साइड का ये पॉजिटिव साइड का भी हो सकता है, बोथ साइड्स में हो सकता है। और देयर इज नो रिलेशनशिप। देयर इज नो रिलेशनशिप का मतलब होता है कि उसमें किसी किस्म का कोई रिलेशनशिप पाया नहीं जाता, उसका किसी भी तरफ को ट्रेंड का इजहार नहीं होता। ये हमारे पास नो रिग्रेशन रिलेशनशिप पाया जाता है। अच्छा जी, सिंपल रिग्रेशन मॉडल आ जाता है हमारे पास। सिंपल रिग्रेशन मॉडल क्या होता है, वाई वही रिलेशनशिप डिपेंडेंट वेरिएबल की अपॉन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसी को जब हम एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं, तो उसके लिए हम रिग्रेशन मॉडल जो डिफाइन करते हैं, y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एप्सिलॉन होता है। इसमें y हम अज्यूम कर लेते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x को हम अज्यूम कर लेते हैं ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। ये आपके पास एक पॉपुलेशन का मॉडल है, जिसके लिए नोटेशंस भी पॉपुलेशंस वाली यूज की गई हैं। अब x क्या है, x फिक्स है और प्री डिटरमाइंड वैल्यूज हैं इसकी x की। मैंने आपको पहले कहा था कि x जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हमारे पास रैंडम होता है। वो रैंडम नहीं होता, y रैंडम होता है, x जो होता है ये नॉन रैंडम होता है। वेयर x इज द फिक्स्ड और प्री डिटरमाइंड वैल्यूज, क्योंकि ये पहले से हमारे पास डिटरमाइंड होती हैं, इसलिए x हमारे पास प्री डिटरमाइंड है। पहले से हमने डिसाइड किया होता है कि हमने x की क्या वैल्यूज रखनी है। y x पे डिपेंड करता है, इसलिए ये x में चेंज आने से y में चेंज आता है, तो इसलिए इसकी वैल्यू y की वैल्यू अनडिफाइंड होती है या अनडिटरमाइंड होती है। आर ऑब्जर्व रेंडमली ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन। एप्सिलॉन एरर, ये एप्सिलॉन ये नोटेशन इसकी पॉपुलेशन की है। ई जो है हम सैंपल के लिए यूज करते हैं। The e's are error component of the random deviation। error मैंने आपको बताया था, आप अपनी हाइट फॉर एग्जांपल अपना वेट बता रहे हैं, वेट आपका आता है पॉइंट्स में, आप उसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। वो जो पॉइंट्स में चाहे प्लस में आपने राउंड ऑफ किया या माइनस में राउंड ऑफ किया, जो भी एरर आएगा वो आपका ई में जाएगा। अल्फा एंड बीटा आर द कांस्टेंट आर द पैरामीटर्स। अल्फा इज द इंटरसेप्ट एंड बीटा इज द रिग्रेशन कोफिशिएंट। ये दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशनशिप इनमें पाया जाता है अकॉर्डिंग टू एक्स एंड वाई के इनमें आपस में कैसा रिलेशनशिप पाया जाता है। अच्छा, ये तो पॉपुलेशन हो गया, पॉपुलेशन नोटेशंस के साथ हो गया। इनको हमने फाइंड आउट करने के लिए ना, इनके एस्टिमेट्स कि हम इनको सैंपल में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हम सैंपल से कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, हमने इसके लिए यूज करना है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर क्या है कि हमारे पास जितना भी एरर है हम उसको मिनिमाइज कर देते हैं। इसके डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, जस्ट आप ये देख लीजिए कि अब जो रिग्रेशन मॉडल बनेगा, पहले हमारे पास था y इज इक्वल टू a प्लस bx प्लस एप्सिलॉन। जब हम इसको एस्टिमेट करते हैं, इसका मतलब हम एरर टर्म को खत्म कर देते हैं। एरर टर्म हमारे पास खत्म हो जाती है, तो एस्टिमेटेड मॉडल जो बनता है ना, वो y कैप इज इक्वल टू a प्लस bx बनता है। अल्फा का एस्टिमेट a, बीटा का b, ये बन जाता है हमारे पास। ठीक हो गया। अब a और b को हमने कैसे फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हम इस इक्वेशन का b फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे पास x और y गिवन होंगे,
हम उनके समेशंस यूज करेंगे मुख्तलिफ उसकी तरह से, और बी फाइंड आउट करने के बाद हम ए फाइंड आउट करेंगे वाई बार माइनस बी एक्स बार। बी वही वैल्यू होगी जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट की होगी। एक्स कॉलम हमारे पास होगा, एक्स वैल्यूज हमारे पास मौजूद होंगी, वाई वैल्यूज मौजूद होंगी, हम उनके बार सिंपल मीन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है कंप्यूट द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई on x for the following data. What is the regression coefficient and what does it means? X and y हमने रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है y on x का। इसका मतलब है y डिपेंडेंट वेरिएबल है अपॉन x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर ये होता x on y इसका मतलब था x डिपेंडेंट वेरिएबल है और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जो जिसके ऊपर डिपेंडेंस चेक करनी है वो on के बाद आता है, y on x। y डिपेंडेंट वेरिएबल ये एक्चुअली होता है डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब उसमें एक्स वाई आ जाए, डब्ल्यू जी आ जाए, एल एम आ जाए, एन वाई आ जाए, जो भी आ जाए, डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y ऑन x, l ऑन m, d ऑन e, जो भी आपके पास ऑन से पहले होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जो ऑन के बाद होगा वो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अब हमारे पास x ऑन y हमने फाइंड आउट करना, तो इसकी इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अगर होता x ऑन y तो फिर x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई होना था। क्लियर हो गया। जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो आपका लेफ्ट साइड पे आता है इक्वालिटी के, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो इस तरफ आता है राइट साइड पे रिग्रेशन कोफिशिएंट के साथ। अच्छा, यहाँ से नॉर्मल इक्वेशंस बनेंगे। ये दो वेरिएबल्स हैं, दो एस्टिमेट्स, ये आपके पास कोफिशिएंट्स हैं, दो इक्वेशंस बनेगी। अगर मोर देन टू कोफिशिएंट्स होते, एक आपके पास वेरिएबल और होता, यहाँ पे आपके पास और एक और इक्वेशन बनती। अगर चार कोफिशिएंट्स होते तो आपके पास चार इक्वेशंस बननी थी। अब चूंकि हमारी स्टडी में सिर्फ दो वेरिएबल्स तक का है, तो दो हमारे पास कोफिशिएंट्स आए हैं, तो हमारे पास दो ही इक्वेशंस हैं। क्योंकि x हमारे पास हमें मालूम है, y x पे डिपेंड करता है कि जो x की वैल्यू देंगे y निकलेगा। अननोन क्वांटिटीज ये हैं जिनको हमने फाइंड आउट करना है a एंड b को। अब इन्हीं के लिए हमने सारा सोल्यूशन करना। ये इसके समेशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी एक्स समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन एक्स समेशन प्लस बी समेशन। इनको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि आप डायरेक्ट ऊपर हमने फॉर्मूलाज पढ़े हैं, बी के लिए पढ़ा है, ए के लिए पढ़ा है, आप उसमें वैल्यूज पुट कर दें और आंसर कैलकुलेट कर लें। दूसरा तरीका ये, आप ये नॉर्मल इक्वेशंस बना लें। दोनों पैटर्न आपने याद करने हैं, दोनों पैटर्न आपने समझने हैं, दोनों पैटर्न से आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप ये नॉर्मल इक्वेशंस बना लें। नॉर्मल इक्वेशंस बनाने के बाद ए और बी के लिए इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, तो आपके पास ये निकल आएगा कि कैसे बनना है। अब इसमें कौन कौन से कॉलम्स रिक्वायर्ड हैं? समेशन वाई का कॉलम रिक्वायर्ड है, समेशन एक्स चाहिए, हमारे पास एक्स है, वाई है, हम यहाँ से ये समेशन इनके कैलकुलेट कर लें। और कौन सा चाहिए? समेशन एक्स वाई है, इसका मतलब एक्स वाई का कॉलम चाहिए। समेशन एक्स ऑलरेडी हमारे पास है। एक्स स्क्वायर का कॉलम चाहिए, हमने एक्स स्क्वायर का कॉलम बना लिया और इन द एंड टोटल हमने कर लिया। इसके बाद हम जब ये टोटल करने के बाद, अब एक तो तरीका है, हमने वो जो पहले फॉर्मूलाज पढ़े हैं, ये एक्स बार और वाई बार भी कैलकुलेट किए, बी भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ये इसमें जस्ट वैल्यूज पुट करें और आंसर कैलकुलेट कर लें। इसी तरह ए के साथ भी आप इनकी एक के फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करें और आंसर निकालें। लास्ट में आपने लिखना है हेंस द डिजायर्ड एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन y ऑन x इज y कैप। y कैप इसलिए है क्योंकि ये एस्टिमेटेड है। अगर ये डिफाइंड होती या एस्टिमेटेड ना होती तो इसके ऊपर y कैप नहीं आना था। y कैप इज इक्वल टू 1 प्लस 1.47, ये a की वैल्यू प्लस 2.831x। ये वो वैल्यू है जब हमने यहाँ ऊपर ग्राफ पढ़ा था ना, हमने यहाँ पे ऊपर ग्राफ जब किए थे, ग्राफ्स में हमने कहा था कि ये हमारे ग्राफ्स हैं। ए क्या होता है कि ये रिग्रेशन लाइन हमारी वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे टच करती है, जिस पॉइंट पे कट करती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट या वैल्यू ऑफ ए।
ठीक हो गया। अब x में चेंज आने से y में कितना चेंज आता है, इसको हम कहते हैं स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप ऑफ द लाइन कैसे फाइंड आउट करते हैं, x में अगर हम 1 यूनिट चेंज करते हैं तो y में कितना चेंज आएगा, दैट इज कॉल्ड रिग्रेशन कोफिशिएंट। अब ये इक्वेशन हमने जो फाइंड आउट की है, इसका मतलब है जो हमारी रिग्रेशन लाइन है वो y एक्सिस को 1.47 पे कट करेगी, और अगर हम x में 1 यूनिट का चेंज लाते हैं तो हमारे y में 2.831 यूनिट का चेंज आएगा। The estimated regression coefficient b is equal to 2.831, which indicates that the y increases by 2.831 units for a unit increase in x। ये सेम वही बात जो मैंने आपको पहले बताई कि अगर x में हम 1 यूनिट चेंज लाते हैं, इंक्रीज किस तरह हुआ, क्योंकि प्लस साइन है। अगर ये माइनस होता तो x में 1 यूनिट इंक्रीज करने से y हमारा -2.831 डिक्रीज होना था। अब चूंकि 2.31 प्लस में है, इसलिए ये इतना ही y भी इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर? अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल 10.2 है। जस्ट क्वेश्चन को समझना है, बाकी सारा पैटर्न यही है जो भी हमने कर लिया। In an experiment of the measure of stiffness of a spring, the length of spring under different loads was measured as follows: x loads हैं, y lengths हैं। Find the regression equations appropriate for predicting the length given the weight on the spring। दूसरा क्या है, the weight given the length of the spring। अब इसमें हमने एक फाइंड आउट करना है लेंथ ऑन लोड्स, और दूसरे में हमने फाइंड आउट करना है लोड्स ऑन द लेंथ। अब पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम चेक करेंगे हमें कॉलम्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है। ए और बी का फॉर्मूला आपकी फिंगर टिप पे होना चाहिए। उसमें अब आपके पास एक इक्वेशन हमने, अब इसमें दो ही लाइंस फाइंड आउट करनी है ना, दो रिग्रेशन इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है। एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन अप्रोप्रिएट फॉर प्रेडिक्टिंग द लेंथ y गिवन द वेट x, y given x या y on x is equal to y cap a नॉट प्लस b y x x। ये b y x जो सबस्क्रिप्ट में लिखा है ना, इसका मतलब है पहली नोटेशन जो लेफ्ट साइड पे है y, इसका मतलब है y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर आप ओवरऑल देखें तो आपको इस इक्वेशन में भी पता चल जाता है y इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है और x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन वह b y x लिखने का मतलब है पता लगे कि ये जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है ये हमारे पास y on x का है। इसी तरह जब हमारे पास होगी इक्वेशन दूसरी जिसमें हमने फाइंड आउट करना है द एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन अप्रोप्रिएट फॉर द प्रेडिक्टिंग द वेट्स गिवन द लेंथ x ऑन y हमने फाइंड आउट करना है, तो हमारी इक्वेशन यहाँ पे थी y कैप इज इक्वल टू a नॉट प्लस b y x x। यहाँ पे क्या हो जाएगी चेंज होके x कैप इज इक्वल टू, x कैप का मतलब x एस्टिमेटेड इज इक्वल टू a1। सिर्फ नोटेशन फर्क करने के लिए क्या ये कंफ्यूजन ना हो जाए कि a कौन से वाला है। a नॉट हमने y ऑन x को दिया है और a1 हमने x ऑन y को दिया है। by on x, by on x और bx on y, these are two different regression coefficients। ये कभी भी सेम नहीं हो सकते। y on x और x on y इनकी वैल्यूज हमेशा डिफरेंट आएंगी। और y ये क्या शो करता है कि ये हमारे पास x इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि लेफ्ट साइड पे है, और राइट साइड पे हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है। इसी तरह ये साथ y शो कर रहा है कि ये हमारा y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इधर, और इसमें हमने x को डिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर किया। अच्छा, इसमें जैसे ये चेक करें आप, बी वाई ऑन x में y हमारे पास था डिपेंडेंट वेरिएबल, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। ऊपर वाला न्यूमरेटर जो होता है ये सेम रहता है y ऑन x में और x ऑन y में, जस्ट चेंज होता है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या फर्क आना है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो डिनोमिनेटर में उसका स्टैंडर्ड एरर जो है वो नीचे आएगा। इसी तरह बी वाई एक्स का
x नीचे आया था, x ऑन y में y नीचे आएगा। ये हमारे पास जो है इस तरह सारा इसमें सॉल्व करना है। बाकी जस्ट आपने इस फॉर्मूले को समझना है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किस तरह इसमें चेंज लाना है। बाकी सारे काम वही हैं। आपके पास फॉर्मूला मौजूद है, जस्ट समेशंस आपको पता होना चाहिए। इसमें एक्स वाई चाहिए, एक्स चाहिए, वाई चाहिए, वाई स्क्वायर चाहिए, वाई चाहिए। ये कॉलम्स आप इनके समेशंस कैलकुलेट करेंगे। और उसी तरह बिल्कुल इसमें आपके पास A1 क्या रिप्रेजेंट करेगा कि आपकी रिग्रेशन लाइन वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करती है, और B क्या शो करेगा कि आपके पास y में जब y इसमें इंडिपेंडेंट है, y में जब 1 यूनिट चेंज आएगा तो x में कितने यूनिट्स का चेंज आएगा। क्लियर हो गया। इसके बाद प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लीस्ट स्क्वायर क्या कहलाती हैं हमारे पास, ये प्रॉपर्टीज आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए कि जो रिग्रेशन लाइन हम मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से फाइंड आउट करते हैं वो आपके मीन पॉइंट से लाजमी गुजरती है। पेयर चलता है ना एक्स और वाई का, तो इसमें एक्स बार वाई पेयर से वो लाजमी गुजरती है। अगर हम एस्टिमेटेड इक्वेशन में से ओरिजिनल वैल्यूज में से एस्टिमेटेड वैल्यूज माइनस करें और उनका सम करें तो वो 0 के बराबर आता है। अगर उन्हीं का हम स्क्वायर करके सम करें तो वो हमारे पास मिनिमम होता है। और रिग्रेशन लाइन के जो एस्टिमेट्स हैं, ए अल्फा के लिए है और बी बीटा के लिए एस्टिमेट है। क्लियर हो गई बात। इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिग्रेशन और स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। रिग्रेशन इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसका दूसरा नाम है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। उसके लिए फॉर्मूला ये यूज किया जाता है। ये फॉर्मूला हमारे पास पॉपुलेशन नोटेशंस के साथ है। इसको अगर हम सिग्मा वाई एक्स, इसका मतलब है इक्वेशन कौन सी है, वाई ऑन एक्स की। अगर एक्स ऑन वाई की होगी, जहां जहां पे वाई होगा वहां वहां एक्स लिख दें और जहां पे एक्स है वहां पे वाई लिख दें। इन दोनों को इंटरचेंज कर दें तो हमारे पास एक्स ऑन वाई में कन्वर्ट हो जाएगा। अदरवाइज ये हमारे पास ये वाई ऑन एक्स का है। वाई सिग्मा वाई ऑन एक्स की ये पॉपुलेशन नोटेशन है। एस वाई ऑन एक्स ये आपके पास सैंपल नोटेशन है। अच्छा जी, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आ गया। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है हमारे पास, ये जब हम रिग्रेशन इक्वेशन ड्रॉ करते हैं ना, ये रिग्रेशन, इसमें हमारे पास वाई बार से ऊपर जितनी भी वेरिएशन होती है वैल्यूज की, एक्स वैल्यूज की, वो टोटल वेरिएशन होती है। ये जो रिग्रेशन इक्वेशन की लाइन है इससे ऊपर ये आपके पास टोटल वेरिएशन है। ये लाइन से ऊपर आपके पास अनएक्सप्लेन्ड है। जो लाइन से नीचे होती है और वाई बार से ऊपर होती है वो आपके पास एक्सप्लेन्ड वेरिएशन होती है। टोटल वेरिएशन इज इक्वल टू एक्सप्लेन्ड वेरिएशन प्लस अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन प्लस एक्सप्लेन्ड वेरिएशन होता है। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हमारे पास क्या है, which measures the proportion of variability in the values of the dependent variable explained by its linear relation with the independent variable is defined by the ratio of the explained variation to the total variation। अब इसमें हमें क्या कहता है कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या मेजर करता है, प्रोपोर्शन मेजर करता है कि proportion of variability है the values of the dependent variable explained by its linear relationship, कि वो अपनी y ने जो रिग्रेशन मॉडल हमने फिट किया है उससे y डिपेंडेंट वेरिएबल तक की वैल्यूज जो हैं वो एक्सप्लेन हो गई हैं। अच्छा, इसका फॉर्मूला है स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सप्लेन्ड वेरिएशन ओवर टोटल वेरिएशन। अब एक्सप्लेन्ड वेरिएशन का फॉर्मूला ये है और टोटल वेरिएशन का फॉर्मूला ये है। इसको हम एक दूसरी तरह से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 माइनस अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन ओवर टोटल वेरिएशन। ये आपके पास अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन का फॉर्मूला है और ये आपके पास टोटल वेरिएशन है। इसको हम 1 में से लेस करेंगे तो हमारे पास वही स्मॉल आर स्क्वायर निकल आएगा। अब इन्हीं को एक इजी पैटर्न पे सॉल्व करने के लिए ये एक फॉर्मूला उन्होंने ड्राइव कर दिया। डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं, इसलिए जस्ट आप इसको एज इट इज याद कर लें। अच्छा जी, ये जो आर स्क्वायर होता है इसकी रेंज होती है 0 to 1। अगर 0 आएगा तो नो रिलेशनशिप होगा, 1 आएगा तो 100% वेरिएबिलिटी जो है वो एक्सप्लेन होगी। अच्छा जी, इसमें एक थोड़ी सी आपके पास एक्सप्लेनेशन आती है। अ वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.93। अगर सपोज 0.93 वैल्यू आती है आर स्क्वायर की, ये क्या इंडिकेट करती है, ये इंडिकेट करती है कि 93% वेरिएबिलिटी इन वाई के डिपेंडेंट वेरिएबल में 93% वेरिएबल जो वेरिएबिलिटी थी वो एक्सप्लेन हो गई है। जो हमने रिलेशनशिप फाइंड आउट किया है ना
उसमें हमने एक्सप्लेन कर लिया। एंड ओनली 7% वेरिएशन इज ड्यू टू चेंज ऑफ अदर फैक्टर्स के, उसमें हो सकता है कि हमने रिलेशनशिप रखा हो कि आपकी हाइट जो है वो वेट पे ही डिपेंड करती है, इसके अलावा और किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती, तो वो हमारा रिलेशनशिप गलत साबित हुआ। उसमें उसने कहा कि 93% तो वो वेट से ही इफेक्ट करती है, लेकिन 7% और मैटर्स भी हैं और फैक्टर्स भी हैं जो आपकी हाइट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्लियर हो गया। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हमारे पास ये चीज मेजर करता है। एग्जांपल है, इसमें उसने हमें समेशंस दे दिए हैं, हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, या हमारे पास डायरेक्ट हमने आर स्क्वायर का एक फॉर्मूला और पढ़ा है इजी वे में, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। ये वाला, ये जो आर स्क्वायर जो ए समेशन वाई प्लस बी समेशन एक्स वाई माइनस ये चीज, इसमें आप चेक कर सकते हैं कौन कौन से कॉलम्स रिक्वायर्ड हैं। अगर आपके पास वैल्यूज एक्स और वाई दी गई हैं, एक्स और वाई की वैल्यूज दी गई हैं, तो आप ये जस्ट समेशंस पुट करें, आंसर निकाल। अगर उसने एक्सप्लेन्ड और अनएक्सप्लेन्ड की फॉर्म में कहा है, तो फिर आपको ये फॉर्मूलाज यही फॉर्मूला में पुट करने पड़ेंगे। 0.958 क्या शो करेगा कि 95.8% वेरिएबिलिटी इन वाई जो है वो हमारे रिलेशनशिप से डिटरमाइंड है। ठीक हो गया। और ओनली ऑलमोस्ट 4.2% जो वेरिएशन वो अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं उनकी वजह से वो हो रही है। दैट्स ऑल, दिस इज योर टॉपिक रिग्रेशन आपका कंप्लीट हो गया। इससे रेलेवेंट अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली आप मुझे वो पूछ सकती हैं। इंशाल्लाह मैं आपको जल्दी कोरिलेशन का भी इसी तरह लेक्चर जो है वो हम डिस्कस करेंगे।